Hello students, welcome back to our channel. Today we are discuss subject code BPAG 174 that is Sustainable Development. So अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर नोट्स परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने एग्जाम में 90+ मार्क्स जरूर ले आओगे। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप आसानी से हमारे साइट पे चले जाओगे, जहाँ से आप हमारे गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट को टाइप करना है, दैट इज़ BPAG 174, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं, जहाँ पे हम जो सबसे पहला क्वेश्चन अपना डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड of the present generation without harming the ability of future generations to meet their own needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे अभी के प्रेजेंट जो जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके आवश्यकताओं को बिना किसी तरह की हानि पहुंचाए हुए, ठीक है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, तो मतलब आने वाले जनरेशन को कोई हानि ना पहुंचे, ये भी ध्यान में रखना है। The economic dimension of sustainable development focus on using resources wisely, promoting steady economic growth, reducing poverty, and ensuring long-term prosperity without damaging the environment और society। तो अगर हम इसके इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो इसका ध्यान होता है कि ये रिसोर्सेज को सावधानीपूर्वक अच्छे से इस्तेमाल करें, साथ ही साथ एक आर्थिक विकास को हमेशा क्या बढ़ाते रहे। ठीक है, उसके साथ साथ गरीबी को कम करे और बिना पर्यावरण और समाज को नुकसान पहुंचाए, लेकिन लंबे समय के लिए हमको समृद्धि प्रदान कराए। तो ये इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इंक्रीजिंग इनकम। तो आर्थिक विकास बहुत ही ज़रूरी है अपने जीवन के जो स्तर है उसको बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ जॉब्स को देने के लिए और हमारे इनकम्स को बढ़ाने के लिए। जबकि अगर हम बात करें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, उसका मतलब होता है कि हम इकोनॉमी तो ग्रोथ करेंगे, लेकिन हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका हम ओवर यूज नहीं करेंगे और हम अपने पर्यावरण को भी हार्मिंग नहीं करेंगे, यानी उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करता है कि वो क्लीन एनर्जी का यूज करे। ठीक है, उसके साथ साथ अपने वेस्ट को कम करे और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अपनाए। This type of growth ensures that development continues for a long time without causing environmental damage। और इस तरह का विकास जो है वो ये पक्का करता है कि आपके डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एक लंबे समय तक के लिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आपका विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, दैट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। अगर हम प्राकृतिक जो भी हमारे संसाधन हैं उनकी बात करें तो जैसे पानी हो गया, ज़मीन है, खनिज है और हमारे जंगल है, ये सारे क्या है, लिमिटेड है। द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेस द एफिशिएंट एंड केयरफुल यूज ऑफ देज रिसोर्सेज। तो हमारा जो इकोनॉमिक डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि हम किस तरह से बेहतर तरीके से अपने खनिजों का, अपने जो संसाधन है उसका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और एक सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें सावधानीपूर्वक। उसके साथ साथ ये हमको प्रमोट्स करता है कि हम अपने जो भी वेस्ट है हमारे उसको हम कम करें, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें। ऐसे प्रोसेस से क्या होगा, हम अगर अपने रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ करेंगे तो कोई भी कंट्री जो है वो अपने पैसों को भी बचत करेगा और साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को बचाएगा, जो कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, दैट इज़ पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। A key economic goal of sustainable development is to reduce poverty and inequality। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो है कि पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी को कम करना। इकोनॉमिक पॉलिसीज शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योर फेयर वेजेस। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाए और साथ ही साथ सभी के लिए समान वेजेस दे, फेयर।
ठीक है, मतलब जैसा काम वैसे उनकी वेजेस मिलनी चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन, रूरल पॉपुलेशंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोसेस। अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो इसका मतलब है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो भी सेक्शन हैं, सभी सेक्शन जैसे कि वुमेन, रूरल पॉपुलेशन और मार्जिनलाइज ग्रुप्स, इन सभी को क्या बने, इकोनॉमिक प्रोग्रेस से इन सबको बेनिफिट हो। दिस लीड्स टू सोशल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, समाज में स्थिरता आएगी और विकास बैलेंस होके चलेगा, यानी सभी का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन इकोनॉमी एंड इनोवेशंस। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सपोर्ट करता है ग्रीन इकोनॉमी के आइडिया को। अ ग्रीन इकोनॉमी फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो ये फोकस करता है किन चीज़ों पे, तो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जो फिर से हम बना सकते हैं वैसे एनर्जी के ऊपर ये फोकस करता है। साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देता है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज बनाने के ऊपर ध्यान देता है और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का, वैसे टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम यूज़ की जाए, जिससे कार्बन बहुत कम इमिट हो, वैसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ये ध्यान देता है। इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें तो ये जो इनोवेशन है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, या फिर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, इससे सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट ही प्रोटेक्ट नहीं होता है बल्कि साथ ही साथ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और उसके साथ साथ हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बूस्ट होता है। नेक्स्ट देखें, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंस्टीड ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमको क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में ये काम करता है, ना कि कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के रूप में। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस शुड मेक डिसीजंस दैट कंसीडर फ्यूचर इम्पैक्ट्स। इसमें जो भी सरकार हैं या फिर जो भी कोई बिजनेस होता है जो इस पर अपने डिसीजंस लेते हैं वो अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के लेते हैं, जिससे फ्यूचर इम्पैक्ट करे। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट्स, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक जो डेब्ट है उसको मैनेज करते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर्स दैट इकोनॉमिक रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड रिसाइलेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से क्या होता है, ये पक्का होता है कि जो इकोनॉमी होगा वो मजबूत होगा और कभी बाद में क्राइसिस आएगा तो उसको ये अच्छे से झेल पाएगा। अगर हम कंक्लूजन में समझेंगे तो क्या होता है, इसका कंक्लूजन देखते हैं। द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलबींग। तो जो इकोनॉमिक डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका मेन मकसद है कि वो क्या करे, इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, और साथ ही साथ सामाजिक में एक भाईचारा, एक सोशल वेलबींग बना रहे। इट फोकस ऑन इफिशियंट रिसोर्सेज यूज, पॉवर्टी रिडक्शन, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, गरीबी को कम करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाए रखना। बाय फॉलोइंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कंट्रीज कैन अचीव डेवलपमेंट दैट बेनिफिट्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम बात करें तो इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी देश जो है वो अपना डेवलपमेंट भी अचीव करेगा, ना ही सिर्फ आज के लिए बल्कि अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो इस तरह से हम देख लिए किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो काम करता है और इसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द राइट ए नोट ऑन द अर्थ समिट 1992। सो द अर्थ समिट ऑफिशियली नोन एज द United Nations Conference on Environment and Development UNCED was held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। तो जो अर्थ समिट है जिसका ऑफिशियल नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये रियो डे जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था जून 1992 में। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल मीटिंग्स एवर ऑर्गेनाइज्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इशू। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा मीटिंग था जो ऑर्गेनाइज किया गया था पर्यावरण और डेवलपमेंट के विकास के इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, representatives from 178 countries along with thousands of activists, scientists and journalists participated in this historic conference। इसमें 178 कंट्रीज़ के साथ साथ 1000 से भी ज़्यादा एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट ने पार्टिसिपेट लिया था।
द मेन एम ऑफ द अर्थ समिट वाज टू डिस्कस ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड फाइंड वेज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो मेन एम था वो था कि अर्थ समिट का कि वो डिस्कस करना था ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर और एक तरीका ढूंढना था जहां पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आसानी से अचीव कर पाएँ। इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। सो बाय द लेट 20th सेंचुरी द वर्ल्ड वाज फेसिंग सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 20th सेंचुरी के लेट 20th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड जो है वो बहुत सारे सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, जहाँ पर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, क्लाइमेट चेंज और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पॉपुलेशन इंक्रीज वेयर हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तेज़ी से औद्योगिकरण होना और साथ ही साथ जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है हमारे प्राकृतिक संसाधनों को। देयर वॉज ए ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। और यहाँ पर इसी के साथ साथ एक ये भी समझ आता है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करेगा। Therefore, the United Nations organized the Earth Summit to bring countries together to plan for a better and safe future। इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन होता है वो क्या करता है, अर्थ समिट ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ ला करके ये प्लान करता है कि हम किस तरह से अपना फ्यूचर को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थ समिट वाज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था अर्थ समिट का वो यही था कि हमको प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो फिर से वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसका मतलब है कि आज के जनरेशन को उसकी ज़रूरत की चीज़ें देने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारे आने वाले जनरेशन को उनकी चीज़ें मिल सकें, उनमें कोई उनको दिक्कत ना हो। द कॉन्फ्रेंस एम टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये जो कॉन्फ्रेंस था इसका मेन एम था कि हमको बैलेंस बनाए रखना है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। इसके कुछ आउटकम्स निकले थे उसको भी देख लेते हैं। सो इसके क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे। द अर्थ समिट प्रोड्यूस्ड सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसके कुछ एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रिजल्टेंट निकले थे। द वेरी फर्स्ट इज द एजेंडा 21। दिस वॉज ए डिटेल्ड एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक डिटेल्ड एक्शन प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए थे गवर्नमेंट्स को कि वो क्या कर सकती हैं, किस तरह से अपने पॉल्यूशन को कम करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करें अच्छे से, बेहतर तरीके से, और साथ ही साथ अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें। तो ये सारे गाइडलाइंस इसके अंदर दिए गए थे। द सेकेंड इज रियो डिक्लेरेशन। दिस डिक्लेरेशन इंक्लूड 27 प्रिंसिपल्स टू गाइड कंट्रीज इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 27 प्रिंसिपल्स थे जो कि गाइड कर रहा था कंट्रीज़ को कि किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट एम्फेसाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर द सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये भी ये बताता है कि इसमें जो मानव हैं वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन हिस्से हैं, उनके केंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। दिस एग्रीमेंट एम्ड टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंश्योर फेयर यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें क्या था कि हमको जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको क्या करना है, कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, और साथ ही साथ हमारे जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। दिस ट्रीटी फोकस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो ये जो ट्रीटी था UNFCCC वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये UNFCCC जो था ये क्या था, ये मेन था कि इसका फोकस था कि हमको ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है उसको कम करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे हम फाइट कर सकें। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। देयर वाज गाइडलाइंस फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो हमको अपने जंगलों को भी बचा के रखना है, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस था ये देख लेते हैं। द अर्थ समिट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अ ग्लोबल प्रियोरिटी। तो ये जो था अर्थ समिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हमको पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये पूरे ग्लोबली क्या है, पहला प्रायोरिटी इसको बनाया गया था। ठीक है, कि पूरे विश्व के स्तर पर हमको इसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, इट इनकरेज कोऑपरेशन अमॉन्ग कंट्रीज एंड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसने बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन लाने के लिए सबको प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ अवेयरनेस भी फैलाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
It also lead to future conferences like Kyoto Protocol 1997 and Paris Agreement 2015। इसके बाद हमको देखने को मिलता है इसी की वजह से और भी दो यहाँ पे ऐसे कॉन्फ्रेंस देखने को मिले जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो था कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए लाया गया था। उसी तरह से अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट का, तो इसका काम था कि ये लिमिट कर रहा था जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको, ठीक है, और उसको कम करना था 2 डिग्री, ठीक है, इतना इसको कम करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये लाया गया था और ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन द अर्थ समिट ऑफ 1992 वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। तो ये जो 1992 का जो अर्थ समिट था ये क्या था, ये एक लैंडमार्क इवेंट था, ठीक है, पूरे पर्यावरण के इतिहास के अंदर ये बहुत ही एक बड़ा एक क्या था, लैंडमार्क इवेंट हो गया, ठीक है। It brought nations together to recognize that development and environmental protection must go hand in hand। और इसने क्या किया, बहुत सारे राष्ट्रों को एक साथ लाया और सबको ये रिकॉग्नाइज कराया कि जो डेवलपमेंट है और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो दोनों साथ साथ चलती है। Even today its principles continue to guide global efforts towards a cleaner and more sustainable world। यहाँ तक कि आज भी इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो गाइड करता है ग्लोबल के एफर्ट्स को, ठीक है, ग्लोबली, जहाँ पर वो एक क्लीनर और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो अर्थ समिट था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा एक इवेंट था, जिसके वजह से काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की चीज़ें की गई थी, ठीक है, ग्लोबली। सो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में क्या रिश्ता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी आर क्लोजली कनेक्टेड। तो अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, कनेक्टेड हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे आज के जनरेशन को जो भी चीज़ें की ज़रूरत है उसको देने के साथ साथ हम आने वाले जनरेशन के ज़रूरत को हार्म ना करें। फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल at all times have enough safe and nutritious food to live a healthy life। वहीं अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सभी लोग हर समय उनके पास इतना इनफ सेफ और न्यूट्रिशियस फूड हो कि वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें। विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। तो बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म हमको फूड सिक्योरिटी मिलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम इसके मीनिंग्स को समझते हैं। क्या मीनिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन 3 मेन एरियाज। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये 3 मेन एरियाज पे फोकस करता है। द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज सोशल इक्वालिटी एंड थर्ड इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसके 3 जो मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 मेन गोल है वो कौन कौन है? एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है सोशल इक्वालिटी और जो तीसरा है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये 3 इसके मेन गोल हैं, मेन एरियाज हैं जहाँ पर ये फोकस करता है। इट इंकरेज द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड एयर। ये इनकरेज करता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि हो गए हमारे जल हो गया, ज़मीन हो गया, जंगल हो गया और हवा हो गया। इट ऑल्सो सपोर्ट्स फार्मिंग मेथड्स दैट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। ये उस फार्मिंग मेथड को भी सपोर्ट करता है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन को भी कम करता है। द गोल इज टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट टुडे डज नॉट डैमेज रिसोर्सेज नीडेड फॉर टुमारो। उसके साथ साथ ये भी पक्का करता है कि हमारा आज का जो विकास है वो हमारे आने वाले कल के लिए उनके रिसोर्सेज को डैमेज ना करे। अब हम फूड सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं कि आखिर फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी हैज़ 4 मेन पिलर्स, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी के 4 मेन स्तंभ हैं। कौन कौन है? अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी। समझते हैं सबको एक एक करके। तो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है इनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड, कि मतलब हमारे पास इतना फूड प्रोड्यूस हो कि सबके लिए हो सके, अवेलेबल सबके लिए, ठीक है। सेकेंड इज द एक्सेस। एक्सेस मीन्स पीपल कैन एफोर्ड टू ऑब्टेन फूड। अब पहला हो गया कि अवेलेबिलिटी, अगर मान लो हमारे पास फूड है इतना कि सबके लिए प्रोवाइड किया जा सके, तो फूड तो अवेलेबल है, लेकिन क्या वो सबके लिए एक्सेस है? क्या सब उसको खा पा रहे हैं, सब उसको ले पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं? तो ये जरूरी होना चाहिए कि वो एक्सेस हो सबको, ठीक है।
द थर्ड इज द यूटिलाइजेशन, मीन्स फूड इज सेफ एंड न्यूट्रिशियस, कि अगर इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या ये फूड अगर है तो क्या ये यूटिलाइज करने लायक है, इसको हम खा सकते हैं, ऐसा फूड है ये, तो ये क्या होना चाहिए, फूड सेफ होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज द स्टेबिलिटी, मीन्स फूड सप्लाई इज कंसिस्टेंट ओवर टाइम, मतलब क्या इसमें स्थिरता है, क्या ये हमको हमेशा मिलेगा या फिर सिर्फ आज खा लिए कल का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी मतलब कि हमारे फ्यूचर के लिए भी ये हो, मतलब कि ओवर टाइम ये हमारे पास क्या हो, फूड सप्लाई आते रहे, दैट इज द स्टेबिलिटी। तो इन 4 पिलर पे ये काम करता है हमारा फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो फूड इनसिक्योरिटी अकर्स व्हेन पीपल डू नॉट हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हेल्दी फूड। तो फूड इनसिक्योरिटी कब आता है, जब लोगों के पास जब लोगों के पास क्या हो, रेगुलर एक्सेस ना हो इनफ हेल्दी फूड के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाता है। अब इसके रिलेशनशिप को हम समझते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट्स सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉइल को, वाटर को और फॉरेस्ट को। हेल्दी सॉइल एंड क्लीन वाटर आर नेसेसरी फॉर फार्मिंग, जिस तरह से हमारा हेल्दी सॉइल, ठीक है, अगर सॉइल है, अगर आपका सॉइल अच्छा नहीं है तो वो हमारे फार्मिंग के लिए बेस्ट नहीं होगा, तो एक हेल्दी सॉइल होना चाहिए, साथ ही इरिगेशन के लिए क्लीन वाटर होना चाहिए, तभी हमारा फार्मिंग बेहतर होगा, तो वो ज़रूरी है। इफ़ लैंड बिकम्स इनफर्टाइल और वाटर इज पॉल्यूटेड, फूड प्रोडक्शन डिक्रीजेज, अगर हमारा लैंड क्या होगा, इनफर्टाइल होगा, यानी कि उर्वरकता इसमें नहीं होगा, और हमारा जो इरिगेशन के लिए पानी यूज कर रहे हैं वो भी अगर हमारा पॉल्यूटेड हो गया तो क्या होगा हमारा फूड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इंश्योर्स कंटिन्यूअस फूड प्रोडक्शन, इसलिए अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं तो ये हमको एक कंटिन्यूअस फूड प्रोडक्शन देने का मतलब देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज कंट्रोल। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस काउज क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू ड्राउट्स, फ्लड्स एंड क्रॉप फेलियर। अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जिससे कि हमको सूखा देखने को मिलेगा, बाढ़ देखने को मिलेगा और क्रॉप फेलियर भी हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड प्रमोट्स क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वही बात करें तो ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करता है, साथ ही साथ प्रमोट करता है क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग को। दिस हेल्प्स फार्मर्स प्रोड्यूस स्टेबल क्रॉप्स एंड मेंटेन फूड सप्लाई, और इससे किसानों को मदद होता है कि वो एक स्टेबल मात्रा में अपने क्रॉप को उगा सकें और साथ ही साथ फूड सप्लाई को मेंटेन रख सकें। द थर्ड इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट्स अ स्टेबल जॉब एंड इम्प्रूव इनकम्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमको जॉब भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ इनकम भी बेहतर होता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। व्हेन पीपल अर्न मोर दे कैन बाई न्यूट्रिशियस फूड, जब लोग ज़्यादा कमाते हैं तो वो और अच्छे अच्छे भोजन अपना बाई कर सकते हैं। दस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव्स फूड एक्सेस, इसलिए अगर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आएगा तो वो फूड एक्सेस को इम्प्रूव करेगा, सभी के पास फूड एक्सेस करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी, समाज में सामाजिक क्या हो, समानता हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज है उसका सभी में क्या हो, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिससे कि पॉवर्टी हो वो कम करेगा। ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस पॉवर्टी, और गरीबी को भी कम करता है। पुअर कम्युनिटीज ऑफन सफर फ्रॉम हंगर, ठीक है, ज़्यादातर जो गरीब तबके की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर भूख मतलब हंगर से वो क्या करती है, सफ़र करती है, ठीक है, भूखमरी से, ठीक है। बाय प्रमोटिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो शिक्षा को, ठीक है, हेल्थ केयर को, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, फूड सिक्योरिटी को सभी के लिए इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वाटर कंजर्वेशन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके और वाटर को कंजर्व करके हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंश्योर दैट फूड कैन प्रोड्यूस फॉर मेनी जनरेशन। तो इसी तरह से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये पक्का करता है कि जो फूड है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बहुत सारे जनरेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसके कंक्लूजन में हम देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी आर डीपली लिंक्ड, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और फूड सिक्योरिटी है वो आपस में बहुत
बहुत अच्छे तरीके से क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदाउट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी मेंटेन। तो बिना अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किए हुए और इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को पक्का किए हुए फूड सिक्योरिटी को हम मेंटेन नहीं रख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इनफ फूड, मेकिंग इट एसेसिबल एंड इंश्योरिंग इट रिमेन्स अवेलेबल इन द फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन को, जिससे कि हम अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें इनफ फूड को, साथ ही साथ हम इसको एसेसिबल बना सकें सबके लिए और इसको आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचा सकें। देयरफॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर एंडिंग हंगर एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे, और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम जो भूखमरी है उसको भी ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को वर्ल्ड वाइड हम इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक स्टूडेंट रिगार्डिंग भी और एक ह्यूमन बीइंग रिगार्डिंग भी, कि हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि किस तरह से एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना क्या, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हंगर, तो आप बताइएगा कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या अभी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज द डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे आज की जनरेशन्स को उसकी ज़रूरत की चीज़ देने के साथ साथ हम आने वाले फ्यूचर के जनरेशन्स के जो ज़रूरत की चीज़ है उसको बिना हानि पहुँचाए हुए हम अपना विकास करें। दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट फोकस ऑन बैलेंस ग्रोथ दैट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव सोशल वेलबींग। ये क्या करता है, ये अपना फोकस करता है कि ये ग्रोथ को बैलेंस बनाए, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको सपोर्ट करे और हमारे सोशल वेलबींग को भी इम्प्रूव करे, जैसे समानता बनाए रखे। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ डेवलपमेंट दैट गुड फॉर पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट। तो अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो ये एक विकास है जो कि लोगों के लिए अच्छा है, साथ ही साथ हमारे प्लानेट के लिए और हमारे प्रॉफिट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज इंटर जेनरेशनल इक्विटी। दिस प्रिंसिपल्स मीन्स फेयरनेस बिटवीन जनरेशंस। इस प्रिंसिपल्स का मतलब है कि एक फेयरनेस बनी रहे जनरेशंस के बीच में। जनरेशंस मीन्स अभी के जनरेशंस में और जो आने वाले जनरेशंस हैं उनके बीच में एक फेयरनेस बनी रहे। वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, forests and minerals carefully so that future generation can also use them। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमारे पानी को, फॉरेस्ट को और मिनरल्स को इतना सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए वो बचा रहे, ताकि वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इनकरेज करता है कि हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए एयर का, वाटर का, लैंड का और हमारे जैव विविधता का। पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट एंड द यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी आर इम्पॉर्टेंट अंडर दिस प्रिंसिपल्स। जैसे कि हमको अपने पोल्यूशंस को कंट्रोल करना चाहिए, हम अपने जो जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उसको हमको मैनेज करना चाहिए। उसी तरह से हम अपने जो रीन्यूएबल हमारे एनर्जी है उसका हमको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सारे इस प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हमें चाहिए कि हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और उसका बर्बादी ना करें। रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी शुड बी प्रोमोटेड एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड ऑयल शुड बी यूज्ड केयरफुली। तो जो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सोलर, विंड, इसका हम क्या करें, अच्छे से इस्तेमाल करें और इसको प्रमोट करें। जैसे कि आज हम जान रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है कि आप अपने घर में सोलर एनर्जी यूज़ करें, जैसे कि आप सोलर प्लेट लगवाएं तो आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रमोट करने की बात की जाती है। और साथ ही साथ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑयल हो गया, इसको हमको केयरफुली, सावधानीपूर्वक हमको इसको यूज करना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन के लिए वो बचा रहे। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। डेवलपमेंट शुड बेनिफिट एवरीवन।
अगर हमारा विकास होता है तो ये सभी का बराबर से विकास होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक नीड्स। यहाँ पे सभी के लिए बराबर एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर किसी भी बेसिक नीड्स के अंदर हो। पॉवर्टी रिडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गरीबी को कम करना, ख़त्म करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी क्या है, गोल है, ठीक है, लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग अबाउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लोगों का हस्तक्षेप हमेशा होना चाहिए, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर तो उसमें। When communities participate, development becomes more effective and fair। अगर इसमें जब कोई भी कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती है तो डेवलपमेंट्स और बेहतर होता है और उसको इफेक्टिव और फेयर देखा जाता है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। In an activity many harm the environment or human health. Action should be taken to prevent damage even if there is no complete scientific proof। तो कह रहा है कि हाँ, यदि किसी भी तरह से पर्यावरण या फिर मानव का जो स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुंचने का अगर संभावना लगता है तो वहाँ पर जो भी उसको डैमेज से बचाने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाना यहाँ पे ज़रूरी होगा, ठीक है। चाहे इसका कोई मतलब साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमको उसको बचाना है तो हमको उसको बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम वो उठाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने अभी देखे। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। सो द फर्स्ट इज द बैलेंस्ड अप्रोच। एक बैलेंस्ड अप्रोच से ये काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस 3 मेन पिलर्स, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये 3 अपने मेन पिलर्स के ऊपर काम करता है जिसको ये बैलेंस करता है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। सेकंड इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, ठीक है। इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रादर दैन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। तो ये अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर। डिसीजंस आर मेड बाय थिंकिंग अबाउट फ्यूचर इम्पैक्ट्स। और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, उस पर इसके डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेव एनर्जी। ये प्रमोट करता है क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को, जहाँ पर से हम देखेंगे कि रिड्यूस किया जाए पोल्यूशन को और एनर्जी को सेव किया जाए। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंश्योर बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन जो लक्ष्य है वो क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को कम करना और एक बेटर हेल्थ और एजुकेशन सबको देना। रिसोर्स इफिशियंसी। इट इनकरेज रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिडक्शन ऑफ वेस्ट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये इनकरेज करता है कि आप 3R इस्तेमाल करें, दैट इज रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। तो आप अपने वेस्ट को रिसाइकलिंग करें, रियूज करें और रिड्यूस करें ताकि आप बेहतर इस्तेमाल कर सकें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट कंक्लूजन में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है हमारे सर्वाइवल और ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, मानवता के, ठीक है, ग्रोथ के लिए। बाय फॉलोइंग इट्स प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्वालिटी गो हैंड इन हैंड। तो अगर हम इसके जो भी प्रिंसिपल्स है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा और सोशल इक्वालिटी होगा और सब एक साथ हमारा देखने को मिलेगा। इट इंश्योर अ सेफ एंड हेल्दी प्लानट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और ये पक्का करता है कि इससे हमको एक सुरक्षित और स्वस्थ हमको प्लैनेट देखने को मिलेगा हमारे अभी के जनरेशन के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करा, जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, इसके डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको हमसे हमारा गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। आपको परचेज करने के लिए करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे जाके
shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली अपना सब्जेक्ट को टाइप करना है और इस तरह से आप अपने गेस्ट पेपर को यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। और इस तरह से अगर आप हमारे दिए गए गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स ले आओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।